हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है मंडे और हमारा जो टारगेट है आज का, उससे पहले कुछ चीज़ें बतानी है। जैसे कि मैं पहले भी बताया, मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि कुछ बच्चे लगातार ये पूछते रहते हैं कि भैया मेरी जो है टेस्ट सारे ख़त्म हो गए, क्या करूं। तो भाई मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि एक ही चीज़ को बार बार अगर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप अगर सोचते हो कि मैं इसकी टेस्ट सीरीज़ भी लगा लूँ, उसकी टेस्ट सीरीज़ भी लगा लूँ, तब आप फंस जाओगे। यार प्रीवियस ईयर तो सेम ही है ना, और बाकी टेस्ट बनाने वाला है, चाहे वो कैसे बना रहा है, वो कैसे बना रहा है, उस चीज़ को मत देखिए। आपके लिए मेन चीज़ है प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर जिसने बेस्ट दे रखे हैं, जिसने बेस्ट एनालिसिस करके दे रखा है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप लोगों को पता है कि किसने दे रखे हैं। अगर टेक्स्ट बुक का जाके देखते हो तो मेरे हिसाब से तो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि करीब करीब 50 से भी ज़्यादा पेपर उन लोगों ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रखे हैं। आप उन पेपर्स को बार बार करिए, उसमें एक्चुअल एग्जाम वाली फील आती है। आप देखिए, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो मैंने कल भी बताया था कि वो लोग रॉ मार्क्स पे कट ऑफ बताते हैं, जबकि एक्चुअल कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे लगती है। इसलिए आप घबराइए मत। अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। यार उन लोगों ने दो कमियां की हुई हैं। एक तो देखो, वो रॉ मार्क्स पे कट ऑफ लगा रहे हैं, तो रॉ मार्क्स आपके मान लो 60 हैं, तो और वो कट ऑफ बता रहे हैं 68, तो गलती तो यहाँ भी होगी। दूसरी चीज़, उसमें जो जीके आई है वो 2018 और 17 की आई है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ रहे हो 20 और 21 की, इसलिए वहाँ पे अगर आपके कट ऑफ से 5 से 10 नंबर कम आते हैं तो कोई भी गलत बात नहीं है। मेन चीज़ है मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। वहाँ पे अगर मैथ्स, साइंस, रीजनिंग के 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 60 प्लस में लेके जाऊँ। करंट के क्वेश्चंस को आप वैल्यू मत दीजिए, क्योंकि करंट जो है 2020 की और उस वाली करंट में बहुत ज़्यादा धरती आसमान का अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बस ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से उस चीज़ को परचेज करें और उन टेस्ट को दोबारा से दें। लेकिन पहली बात तो यह है कि दोबारा परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार, इतने सारे टेस्ट हैं। अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया होता ना, तो अभी तक आपके टेस्ट भी कंप्लीट नहीं हुए होते। और दूसरी चीज़, अगर कंप्लीट हो गए होते तो इस टाइम पे आप 80 मार्क्स पे पड़े होते। कितने मार्क्स पे? 80 मार्क्स पे। इसलिए आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने जो पहले टेस्ट लगाए हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे टेस्ट कंप्लीट हो गए या खत्म हो गए, वो बच्चे वो हैं जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया है। क्योंकि जो बच्चा एनालिसिस करता है उस बच्चे को टाइम लगता है टेस्ट देने में भी और टेस्ट के बाद एनालिसिस करने में भी। तो इतनी जल्दी उसके सारे टेस्ट खत्म नहीं हो सकते। तो मेरा मानना तो यही है भैया कि अगर खत्म हो भी गया है तो दोबारा परचेज करो और उसे दोबारा लगाओ जब तक एग्जाम नहीं होता है। क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा आपके हाथ में अगर कुछ और हो तो बताओ। बाकी गवर्नमेंट के हाथ में है, उनका मन करेगा एग्जाम कराना है, जिस टाइम पे कराना है वो उस टाइम पे कराएंगे। आप सिर्फ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ठीक है। एग्जाम तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होना है। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहां भी जाइए, अपने ट्वीट कीजिए, जैसा मन कर रहा है वो कर रही है, सपोर्ट पूरा करिए। लेकिन अपना जो प्राइमरी फोकस है पढ़ाई, उसे मत गवाइए। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उसमें आप लोग बिल्कुल साथ दो, आप लोग ट्वीट करो, जो करना है आप लोग करो, पूरी खुली छूट है आपको। लेकिन वो कब? अरे यार एक बात आओ, आप 1 घंटा पढ़ते हो, उसके बाद 5-10 मिनट ट्वीट कर लो, जितने ट्वीट करने हैं। कोई जरूरी है कि पूरे दिन प्रोटेस्ट में घुसे रहना? अपनी पढ़ाई मार के कौन करता है प्रोटेस्ट? कौन कर रहा है भाई प्रोटेस्ट? हाँ, फिजिकल प्रोटेस्ट हो रही होती तब देखा भी जाता, लेकिन अगर ट्विटर पे काम कर रहे हो तो इस तरह से करो कि अपनी पढ़ाई करो, फिर जाके ट्वीट मारना है ट्वीट मारो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके जो टारगेट्स हैं, आज मैं बात कर रहा हूँ टारगेट्स की, तो टारगेट्स जो हैं, टारगेट डे 9 है और 41 है ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो ओल्ड स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं लगातार कि भैया हम पे तो कुछ ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। मैं आप लोगों से बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये मत कहिए कि आप पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप लोग देखिए, इनके जो टारगेट्स हैं इसमें मैं कुछ चीज़ें नई इंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे पहले RS अग्रवाल के एग्जाम्पल करते थे, अभी मैं RS अग्रवाल के और क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, अब मैं प्रीवियस ईयर भी देना शुरू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि आप लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है या इग्नोर कर रहा हूँ मैं। आप लोगों के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कुछ टॉपिक्स जो मैंने अभी तक नहीं कराए, जैसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाला टॉपिक है, तो वो टॉपिक मेरे को ट्रिक से आता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जैसे ही बोर्ड पे आने का मौका मिले तो वो वाला टॉपिक मैं आप लोगों को ट्रिक से करा दूँ, क्योंकि बड़े आसानी से याद हो जाएंगी वो ट्रिक से। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से याद करने की तो आपको याद नहीं होगा बस, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो वाला टॉपिक नहीं करा। तो कुछ टॉपिक मैंने जानबूझ के छोड़े हुए हैं,
इसलिए मैंने रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक जानबूझ के छोड़े हुए हैं जो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मैं बोर्ड पे आता हूँ वो वाले टॉपिक कंप्लीट करा दूँ। और आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, मैंने बताया था, अभी मैंने कल जूम ऐप पे भी मीटिंग की तो मैंने उन लोगों से भी बताया है कि एग्ज़ाम से पहले एक क्रैश कोर्स लॉन्च होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखने की पूरी तैयारी है, और बहुत अच्छे से सिर्फ वो स्टूडेंट कर पाएंगे जो अभी टारगेट्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के मैथ्स में जो टारगेट है, देखो स्क्वायर रूट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, इसलिए और आप लोगों के ऊपर सर पे लोड ना बढ़े, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं उनकी तरह नहीं करता हूं जो सिर्फ टारगेट दिए जा रहे हैं और आप लोग पढ़े जा रहे हो, बाद में इतने सारे नोट्स बन गए, अब ये पता नहीं है कि दोहराएंगे कब, उसे रिवीजन कब करेंगे। भैया पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना पढ़ा है वो याद रखना, दिमाग में घुसा होना जरूरी है। कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले लोगे अगर दिमाग में चीज़ें रह गई तो, और इतना सारा पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे अगर दिमाग में चीज़ें घुसी नहीं रही तो। इस चीज़ का ध्यान रखो, कम पढ़ो लेकिन दिमाग में घुसा होना चाहिए बस, और वो तभी घुसेगा जब आपको टाइम मिलेगा। अब मैं बच्चे को 7 घंटे डेली पढ़ाऊँ तो कहाँ से याद करेगा, उसके पास याद करने का टाइम है? वो बस पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसे याद नहीं कर पाएगा वो। और मेन चीज़ है याद करना, रिवीजन करना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में मैंने कुछ नया टारगेट नहीं दिया है। क्यूब एंड स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला चैप्टर है उसके कुछ रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को आज कराए जाएंगे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको करने हैं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर आप लोगों को आज करने हैं। आपने कल चैप्टर पढ़ा, जिसका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है वो पहले चैप्टर ही कंप्लीट करना, तभी प्रीवियस ईयर करना, अदरवाइज आपको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल से पूरा चैप्टर नहीं दिया जाएगा, मैं आधा चैप्टर दूंगा। जैसे एसिड और बेस चैप्टर आने वाला है तो मैं हाफ चैप्टर दूंगा, आपको कंप्लीट चैप्टर नहीं दूंगा। उसके बाद साइंस एंड टेक की मैं बात करता हूँ, तो साइंस एंड टेक की आप लोगों को करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को करनी है। जो न्यू स्टूडेंट है चाहे ओल्ड स्टूडेंट है, सबको ये करनी है। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य करने हैं, जो रह गए थे वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं इसमें। रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम, ये आप लोगों को नई चीज़ है जो आप लोगों को करनी है। ओल्ड स्टूडेंट कर भी चुके हैं, लेकिन आप लोग ओल्ड स्टूडेंट ये ना सोचे कि मैं तो ये चीज़ कर चुका हूँ। भाई आपको याद है, जब आपको याद हो जाए तब आप मुझसे कहना कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जब तक वो चीज़ें आपको, जो चीज़ कराई गई है, अगर वो याद नहीं है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपने पढ़ाई नहीं है। भाई अगर याद नहीं है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि क्वेश्चन तो याद होने के बाद ही होगा। अगर आपके दिमाग में नहीं घुसा हुआ है तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये चीज़ें शायद आप लोगों को समझ आ रही होंगी जो मैंने चीज़ें बताई हैं। और विटामिन वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर करना है, बहुत सिंपल है। सबको पता होता है कि एक रथ पर टॉफ़ी से याद कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों को पता है कि बी जो सीरीज़ है वो किस तरीके से होती है, जैसे थीराई की निकोपेंट, पाई बायोने फास्कर, सब लोग ऐसे याद करते हैं, जैसा मन करे वैसे याद करिए। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा विटामिन चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कल को मैं विटामिन से होने वाले रोग दूंगा, आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप विटामिन और उनके नाम, केमिकल नाम याद कर लीजिए कि ये वाला विटामिन है तो इसका नाम क्या है। लेकिन पूरा याद होना चाहिए, विटामिन ए बी सी डी, क्योंकि विटामिन की खोज मैं बता चुका हूँ कि विटामिन ए की खोज किसने की, विटामिन बी की खोज किसने की, लेकिन आप लोगों को इनके नाम पता होने चाहिए। इसके अलावा कल हम लोग बात करेंगे कि विटामिन से कौन से रोग होते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। जगह छोड़ दिया करो, एक टॉपिक के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो, जिससे कि हम लोग आगे चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को करनी थी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो तो आप लोगों को देनी ही देनी है, उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बस जिनके पास टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं है भैया, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है और आप GSP 10 यूज़ करते हैं तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। 120 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा, 270 रुपीज़ में मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छी है टेस्ट सीरीज़, और हम लोगों ने अपने टाइम में भी यूज़ की थी। आप लोग भी अगर यूज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। मैं तो कहता हूँ अगर 1 से 2 नंबर का भी बेनिफिट हो रहा है और उसकी वजह से अगर सिलेक्शन नहीं रुक रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना यार, ज़िंदगी बन जाएगी उससे। सिर्फ टेक्स्ट बुक छोड़ो, किसी की भी अगर टेस्ट सीरीज ले रहे हो, अगर उससे आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लालच मत करो, टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर परचेज़ करनी है तो ले लो, और अगर कोई बुक नहीं है तो वो बुक भी ले लो जितनी पास है। लेकिन नोट्स ज़रूर बनाना, ये मत सोचना कि मेरे पास बुक आ गई है तो अब मैं नोट्स बनाने छोड़ दूंगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखा तो सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और एग्ज़ाम तो होना ही है, आज नहीं तो कल, किसी ना किसी दिन एग्ज़ाम होगा ही। लेकिन अगर तैयारी नहीं हुई और उस टाइम पे अनाउंसमेंट हो गया कि भाई एग्ज़ाम होने वाला है, फिर क्या कर लोगे आप लोग? जो लड़के कह रहे हैं ना एग्ज़ाम नहीं होना, और ये लिख लो, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कैंसिल होगी। वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी भाई, ये तो आप भूल जाओ कि वैकेंसी कैंसिल होगी। भले ही देर होगी, कुछ भी होगा,
यार देर इसलिए भी हो रही है क्योंकि कुछ लड़कों ने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया था, जिनकी जगह पे अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर होती जा रही हैं, तो उनकी पूर्ति होती जा रही है। उन्होंने आगे, मैंने आप लोगों को बताया था ये कब की वैकेंसी है, तो वो उसी टाइम पे भरी जाएगी जिस टाइम उनका भरने का है। आप ये मत सोचिए। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है ना, बहुत कम टाइम लेता है ज्वाइनिंग में। सिर्फ एग्ज़ाम होगा और ज़रा से टाइम में फिजिकल हो जाएंगे, फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएंगी। एएलपी एग्ज़ाम पहले आया था, मतलब वैकेंसी पहले आई थी, और ज्वाइनिंग जो है एएलपी की अभी तक नहीं हुई। और ग्रुप डी की वैकेंसी कब की, ज्वाइनिंग पता नहीं कब की हो गई, और अभी वेटिंग क्लियर हो रही है। ठीक है। और अभी एएलपी की इनिशियल वालों की नहीं हुई, मतलब जो फर्स्ट पैनल में थे, सेकंड पैनल में थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो आप ये मान के चलिए कि आपका अगर पेपर हो गया तो उसके बाद ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्योंकि पेपर के एक ही पेपर होता है, उसके बाद जरा सी टाइम में फिजिकल हो जाता है, उसका रिजल्ट आया नहीं कि आपका सिलेक्शन मेडिकल होकर ख़त्म, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाती है धड़क से। ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। होना है एग्ज़ाम, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है।